मधुचंद्रिका, लेखिका आशालता सिंह। विवाह के समय सुनंदा ने जब सुना कि उसका स्वामी स्वयं उपार्जन करना तो दूर, अभी भी उनका पढ़ना जारी है, पठत दशा, तब उसका मन विरक्ति से भर गया। वो नई शिक्षा और नई युग के आलोक में बचपन से बढ़ी हुई थी। पाश्चात्य आलोक की प्रखरता उसकी आंखों को अच्छी लगती थी। उसने पहले से ही कल्पना कर रखी थी कि विवाह के बाद वो अपने स्वामी के घर की स्वामिनी गृहिणी होगी और वहां के साम्राज्य के एक छत्र अविश्वसनीय अविवादित पद पर उसका अभिषेक होगा। वहां कोई और बंधन नहीं होगा, कोई और दावेदारी नहीं होगी, कोई जटिलता नहीं होगी। एक सरल, स्वच्छ और स्वाधीन जीवन होगा, जैसा कि विदेशों में होता है। यूरोप में सक्षम पुरुष कभी भी विवाह के बाद माता पिता के साथ एक ही घर में संयुक्त रूप से नहीं रहते। प्रत्येक की अपनी स्वाधीन जीवन धारा अपने अपने सुख और स्वतंत्र परिवेश में चलती है। वहां किसी का किसी से टकराव होने का अवसर नहीं होता। लेकिन उसकी इस कल्पना पर गहरा आघात लगा। सुना गया कि पात्र के पिता बहुत बड़े वकील हैं, उनका बड़ा नाम है और धन की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन लड़का अभी अभी केवल लॉ कॉलेज में दाखिल हुआ है। अभी अंतिम परीक्षा पास करने में 2 साल की देरी है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से वकालत शुरू करेगा। भविष्य में किसी एक दिन स्वाधीन गृह की स्वाधीन गृहिणी सुनंदा शायद होगी, लेकिन फिलहाल उसे सास ससुर की लाडली बहू और कई देवर ननदों की बौदी बनना होगा। उसका होने वाला ससुराल फिर से एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। वहां कितनी जेठानी सास, चाची सास और दादी सास होंगी, इसका क्या ठिकाना। सुनंदा का मन अप्रसन्न हो उठा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि माता पिता जिस स्थान पर विवाह निश्चित कर रहे थे, उसकी भलाई बुराई पर विचार करने, कमियां निकालने और मन भारी करने जैसी मानसिक प्रखरता उसने शिक्षा से प्राप्त तो कर ली थी, पर मुंह खोलकर इस बारे में कोई बात कहने या आपत्ति करने जैसी निर्लज्जता अभी उसके स्वभाव में नहीं आई थी। इसलिए मन ही मन कई तर्क वितर्क और विवाद करने के बावजूद वो मुंह से कुछ नहीं कह सकी। छी, क्या ऐसा कहा जा सकता है? लेकिन घर के भीतर ठीक इसके विपरीत सुर ही दिन रात गूंज रहे थे। रिश्तेदार और परिजन जो भी सुन रहे थे, वे ही कह रहे थे, सुनू ने बहुत तपस्या की होगी, तभी उसे ऐसा घर और वर मिला है। ससुर तो साक्षात राजा हैं और लड़का तो जैसे हीरे का टुकड़ा। पढ़ाई लिखाई में भी वैसा ही है और शक्ल सूरत में राजकुमार जैसा। पान और सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाता। वर के एक करीबी दोस्त काम के सिलसिले में इस घर में आए थे। उन्होंने कहा, और जितना विनम्र है उतना ही पितृमातृ भक्त भी। कौन कहेगा कि आजकल का लड़का है। सुनंदा ने आड़ से विशेष रूप से उस बात को सुना और अपना मुंह बिचकाया। मन ही मन कहा, पितृमातृ भक्त, जैसे सतयुग का आदमी हो। और अगर ऐसा ही था बापू, तो किसी पुराने जमाने की तपोवन वाली लड़की से शादी कर लेते। मुझ जैसी लड़की की तलाश क्यों की, जिसका मायका कलकत्ता में है और जो बेथुन कॉलेज में IA यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स तक पढ़ी है। वैसी लड़की की खोज में उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन अंततः सारा देश छान मारने के बाद उन्होंने सुनंदा को ही खोज निकाला। अब किया भी क्या जा सकता था। सुनंदा एक गहरी पीड़ा और एक महान त्याग को स्वीकार करने के लिए तैयार होने लगी। उसकी कॉलेज की सहेलियां उस दिन उसे विदाई देने आईं। उनमें से कई अविवाहित थीं, कई विवाह की प्रतीक्षा में थी और एक दो की नई नई शादी हुई थी। वे लगभग सभी शिक्षा, मानसिक आदर्श और विचारधारा में सुनंदा के ही वर्ग की थी। इनमें से रेबा ने सबसे पहले मजाक करते हुए कहा, सुनो, अब पर्दानशीन परिवार की पर्दानशीन बहू बनने जा रही है। अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी। शायद ही अब कभी कलकत्ता आना हो पाए, इसलिए हम मिलने आए हैं। लतिका मित्र, जिसका 2 महीने पहले ही एक नए डिप्टी मजिस्ट्रेट से विवाह हुआ था, तीखे स्वर में बोली, ओ माँ, सच में कितनी अजीब बात है। सुनो के पास पर्याप्त ज्ञान बुद्धि है, अपनी स्वाधीन राय है। वो ये हीनता क्यों स्वीकार करे? शादी का मतलब आत्मसम्मान खोना नहीं है। आज के दौर में इस बात को ना मानना कोई विकल्प नहीं है। सुनंदा का चेहरा तमतमाने लगा और कानों के सिरे लाल हो गए। लतिका तब भी बोल रही थी, मुझे ही देखो, मैं सास ससुर की राय और उनके झमेलों के बीच नहीं हूं। मैंने मिस्टर बैनर्जी से साफ कह दिया, क्रिसमस की छुट्टियों में मैं कलकत्ता जाऊंगी। दिन रात तुम्हारे साथ इन छोटे शहरों यानी मुफस्सिल में घूम घूम कर ऊब गई हूं। अब कलकत्ते में थोड़ा आनंद लेना चाहती हूं।
उन्होंने छुट्टियों के एक दिन पहले ही बर्थ रिजर्व करा दिया। बस और क्या? रेबा ने कहा। निश्चित रूप से एक शिक्षित स्वाधीन स्त्री की न्याय संगत इच्छा का विरोध करे, ऐसा पति आज के जमाने में बहुत कम ही है। लतिका राय ने एक सुर और चढ़ाते हुए कहा, सच तो ये है कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त किए शादी करना बर्बरता है, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी का लड़का जो ना हो। यूरोप इसी आदर्श को मानता है, इसीलिए वहां इतनी उन्नति है। मान लीजिए वहां लोग शादी के बाद तुरंत अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने चले जाते हैं। संसार के अन्य तमाम कर्तव्यों और संपर्कों से अलग होकर वे दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का अवसर पाते हैं। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था, हालांकि उतना नहीं। शादी के अगले हफ्ते ही उनकी छुट्टी शुरू हुई। लतिका के पति मुंसिफ का तबादला सातखीरा में हुआ था। वे मुझे अपने साथ ले गए। नई जगह पर हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। लतिका ने यहां तक कहकर सहानुभूति भरी नजरों से सुनंदा की ओर देखा। वो दृष्टि जैसे कहना चाह रही थी, हमारे साथ सुनंदा का कितना बड़ा अंतर है। वो बेचारी शायद विवाह के बाद एक विशाल परिवार और अपरिचित परिजनों के बीच जकड़ा हुआ वधू जीवन बिताएगी। सुनंदा ये सब चर्चा और सहन नहीं कर पा रही थी। सुनकर उसे स्वयं भी लग रहा था कि रूप, गुण और शिक्षा में वो लतिका या लती से किसी भी हिस्से में कम नहीं है। फिर उसके भाग्य में ऐसा कष्ट क्यों लिखा है? सचमुच जैसे उसे केंद्र बनाकर कोई बड़ा अन्याय होने जा रहा है। फिर भी सहपाठिनों की इस सहानुभूति को वो सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए आतिथ्य का बहाना बनाकर चाय और जलपान की व्यवस्था के लिए मां से कहने के नाम पर वो वहां से हृदय में भारी वेदना लेकर उठकर चली आई। विवाह के बाद ससुराल आकर सुनंदा ने देखा कि सचमुच एक बड़ा परिवार था। महलनुमा इमारत में कितने कमरे, कितने गलियारे, सब उत्सुक स्त्री पुरुषों से भरे हुए थे। आलता से रंगे पैरों के साथ नई बहू दूध आलता के पत्थर पर आकर खड़ी हुई। नई बनारसी साड़ी के आंचल से आंखों के आंसू पोंछते हुए सासू मां ने खुशी के आंसू रोककर बड़े लाड़ चाव से बहू का स्वागत करना शुरू किया। ससुर ने एक बहुमूल्य हीरे जड़ित हार का मखमली डिब्बा बहू के हाथ में दिया और मुस्कुराकर स्नेहपूर्वक कहा, मैं बड़े बड़े मुकदमों में चाहे जितना भी जीतता रहा हूं मां, पर तुम्हारी अदालत में मैं हमेशा के लिए हार गया। ये बात आज से ही तुम्हें बता देता हूं। देवर नंदें हंसी मजाक और कौतूहल भरे मन से आसपास घूमने लगे। इस घर की तीसरी मंजिल पर सबसे शांत और सबसे अच्छा कमरा बहू के लिए तय किया गया था। वहां उसके आराम और सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इन तमाम आमोद प्रमोद, बातचीत और उत्सव के बीच उस कमरे के जो अधिपति थे, उनकी लेश मात्र छाया भी नहीं दिखी। वो जो कलकत्ता के बसर घर में सुनंदा ने अपने पति की गंभीर और मधुर मूर्ति की एक झलक देखी थी, उसके बाद उन्हें फिर नहीं देखा और ना ही कोई बात हुई। विवाह के अगले दिन वे ट्रेन में थे। वो रात काल रात्रि थी, इसलिए नवविवाहित जोड़े के लिए ट्रेन में अलग अलग डिब्बे तय किए गए थे। काल रात्रि में परस्पर मिलन का परिणाम बुरा होता है, इसलिए सुनंदा के ससुराल से इसके लिए कठोर नियमों की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद इस घर में कदम कदम पर गुरुजन और रिश्तेदार थे। सुनंदा के पति शचिकांत आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक थे, पर वे इसी घर की हवा में पले बड़े थे। वे शर्मीले, संकोची और भयभीत थे। दिन के उजाले में गुरुजनों के सामने वे अपने मन की इच्छा को दबाकर अपनी प्रियतमा से बहुत दूर रहे। हृदय यदि व्याकुल भी हुआ तो उसे बाहर प्रकट नहीं होने दिया। क्रमशः संध्या के धुंधले अंधकार का पर्दा पृथ्वी पर फैला। नक्षत्रों से भरे आकाश की महान नीरवता उस तीसरी मंजिल की छत पर घनीभूत हो उठी। दिन भर के उत्सव के बाद सुनंदा थकान से पस्त होकर लेटी थी। मोह, मधुरता और एक असीम करुणा से उसका मन लबालब भर गया था। भावी जीवन की अनछुई मधुरता का स्मरण कर मन विवश हो रहा था, पर बचपन के चिर परिचित प्रियजनों को पीछे छोड़कर आई थी। उनके लिए मन बार बार वेदना से तड़प उठता था। इसी के बीच अचानक उसने चकित होकर देखा कि विवाह से पहले जिस दिन लती और अन्य सहेलियां आई थीं, उस दिन जिस दृढ़ता के साथ उसे लग रहा था कि उसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उसकी स्वाधीनता को दबाने की साजिश चल रही है, वह भाव न जाने कब पूरी तरह गायब हो गया। अब वह पीड़ा भी नहीं रही। अब सुनंदा के कमरे में कोई और नहीं था। सूर्योदय से पहले जैसे पूरी प्रकृति प्रतीकात्मक नीरवता में डूबी रहती है, वैसे ही पूरा कमरा नीरव और एकांत था।
तभी एक स्निग्ध मधुर सुगंध के साथ उसने देखा कि शचीकांत नंगे पांव पीछे आकर खड़ा है। उसके गले में मालती के फूलों की एक माला है। अचानक गहनों की झंकार के साथ एक स्त्री की हंसी सुनाई दी। खुली खिड़की के ठीक बाहर से किसी ने कहा, ठाकुर पो, हमेशा सुना था कि श्री राधा ही अभिसार के पथ पर निकलती हैं, पर ये तो तुम्हारा अभिसार का वेश है। इस जमाने में क्या सब कुछ उल्टा होता है भाई? शची ने हंसकर कहा, दोहाई है बौदी, अब और मत जलाइए। सारा दिन वैसे ही बड़ी मुश्किल से काटा है, उस कष्ट को याद करके अब थोड़ा दया कीजिए। बाहर से सहानुभूति भरे स्वर में किसी ने कहा, सचमुच हमारे साथ अन्याय हो रहा है ठाकुर पो। अच्छा, हम जा रहे हैं। आसमान की ओर देखो, अब चांद निकलने में ज्यादा देरी नहीं है। कुछ देर शांति रही। शची ने एक लंबी सांस ली। सुनंदा चाहे जो भी हो, कॉलेज में आईए तक पढ़ी थी और चतुर थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, पूरा दिन आपका कैसे बीता? क्या उन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया? शची चकित हुआ, मुग्ध हुआ और साथ ही कृतज्ञ भी। एक नवविवाहित वधू का घूंघट हटाकर उससे पहली बात करवाना जो कठिन तपस्या होती है, वो उसके लिए इतनी सुगम हो गई, ये देखकर वह कृतज्ञ हुए बिना न रह सका। उसने किसी तरह उत्तर दिया, कष्ट? हाँ, नहीं, वो कष्ट नहीं, मतलब क्या? सुनंदा को हंसी आ रही थी। विश्वविद्यालय की बीए परीक्षा में जो व्यक्ति प्रथम आया हो, वो एक छोटी सी बात कहने में पसीने पसीने हो रहा था। मतलब सारा दिन। शची फिर रुक गया। एक बात फिर कोशिश करके उसने कह डाला, इतना कष्ट होगा मैंने पहले नहीं सोचा था। मतलब सारा दिन तुम्हें देख नहीं पा रहा था, वे लोग तुम्हें घेरे हुए थे। सुनंदा ने हंसकर सिर झुका लिया, फिर सिर उठाकर कहा, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अच्छा, सचमुच अगर आपको इतना कष्ट हो रहा था तो आप उनकी बात नहीं मानते? शचिकांत की शर्म अब काफी कम हो गई थी। वो पास की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, लेकिन सुनंदा, वे ही तो मेरे जीवन की कविता के छंद हैं। कविता हमें इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि वो छंद के बंधन को स्वीकार करती है। तुम्हें देखने की जो व्याकुलता थी, उसे उन्होंने नियमों के छंद में बांधकर कविता बना दिया है। दिन भर के बिखराव के बाद जब संध्या का अंधकार गहरा होगा, तब हमारा मिलना होगा। इसके भीतर कठोरता है, पर क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है? शची 3-4 दिन बाद ही पटना चला गया। उसका लॉ कॉलेज खुल गया था। गैर हाजिरी का कोई उपाय नहीं था। एक दूसरे को पाने की कामना जितनी प्रबल थी, बाधा भी उतनी ही अटूट। कल से गुड फ्राइडे की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। शचिकांत ने लिखा था कि वो रात की ट्रेन से आएगा। पूरे घर में हलचल मची थी। सबकी कोशिश एक ही दिशा में थी। शची की मां व्यस्त थीं कि बड़ी मछली मिली या नहीं। ग्वाले को ज्यादा दूध देने को कहा गया। शची के लिए छेना, मक्खन और संदेश बनाया गया। बागीचे का माली कैंची लेकर पत्तों को छांटने लगा। उसने बड़े गुलाबों का गुलदस्ता बांधकर नौकर रामचरण के हाथ बड़े बाबू के ऊपर वाले कमरे में भिजवा दिया। वे फूलों के शौकीन थे। गुलदस्ता पाकर शायद माली पर प्रसन्न हो जाए। तीसरी मंजिल का कमरा वैसे तो रोज साफ रहता था, पर आज नौकर ने सुबह से ही झाड़ पोंछ शुरू कर दी। सुनंदा ने अपना बक्सा खोलकर बड़े जतन से कड़े हुए तकिए के गिलाफ, चादरें और बिछावन निकाला। इन्हें उसने दोपहर की फुर्सत के पलों में थोड़ा थोड़ा करके महीनों से ला था। इनमें उसके कुशल हाथों का सारा लाड़ जैसे इकट्ठा था। शाम को घर घर में दिए जल उठे। उस रोशनी के साथ सुनंदा का तन मन जैसे पूजा की आरती की तरह उस कमरे की ओर बढ़ चला। नीचे कोई चांदी की डिब्बिया में गुलाब जल छिड़क कर पान सजा रहा था। तभी मोटर गेट के भीतर घुसी। जूतों की आवाज, हंसी और उसकी आवाज सुनाई दी। उसने मां को प्रणाम किया। वो उससे बातें कर रहे थे। पास के कमरे में सुनंदा के हृदय की धड़कन तेज होने लगी। कुछ देर बाद छोटी ननद तरला हंसती हुई आई और धीरे से कहा, बौदी भाई, एक बार ऊपर जाओ, बुलावा आया है। दादा ने जिस तरह पुकारा, मुझे हंसी आ गई। देखो, अगर जाओगी तो मैं रास्ता बता देती हूं। इस समय रसोई घर में पिताजी मुवक्किलों का काम देख रहे हैं। माँ अभी अभी वहां गई हैं। सामने कोई नहीं है। दक्षिण के बरामदे से घूमकर उस कमरे से होते हुए सामने की सीढ़ियां मिलेंगी। अच्छा, मैं बरामदे की लाइट बुझा देती हूं। तरला ने इस मधुर दुत्य दूधगिरी में सहायता करते हुए अंत में ठहाका लगा दिया। सुनंदा ने अपने हाथ के सोने के कंगन और गहनों को संभालकर चूड़ियों की खनक को दबाते हुए सावधानी से ऊपर की ओर प्रस्थान किया।
कहीं चूड़ियों की आवाज किसी गुरुजन के कान में ना पड़ जाए और उसकी व्याकुल अभिसार यात्रा को प्रकट न कर दे, इस डर से उसकी सावधानी की कोई सीमा नहीं थी। एक एक सीढ़ी पार करके वो छत पर आई। वहां चांदनी फैली थी। खुली खिड़की से मेज पर रखा फूलों का गुलदस्ता दिख रहा था और पास किसी की व्याकुल लंबी सांस कमरे की सुगंधित हवा को विवश कर रही थी। अचानक सुनंदा को लगा कदम कदम पर बाधाओं को पार करके, गहनों की खनक के डर से शर्म में डूबकर इतनी भयभीत और पराधीन मुलाकात, क्या ये किसी हनीमून की मधुरता और आकर्षण से थोड़ी भी कम है? उसे शची की पहली बात याद आई कि नियमों के छंद में बांधकर संसार ने उनके मिलन को कविता बना दिया है। हनीमून की आबाद स्वतंत्रता न सही, पर छंद के बंधन को स्वीकार करके ये जो मिलन है वो गहराई और नवीनता में कविता की तरह ही अनूठा और वेगवान। विश्व विधाता ने सुनंदा के मन की गुप्त इच्छा को भी अधूरा नहीं रखा। अन्य हर तरह से वो सुखी थी, पर कभी कभी उसे सहेलियों लती और लटी की याद आती थी। विशाल परिवार के अनुशासित छंद में उसका जीवन चल रहा था। शचीकांत छुट्टियों में घर आते थे। रात के अंधेरे में संकोच भरे कदमों से शयन कक्ष में उनकी मुलाकात होती थी। वहां दिन नहीं, रात नहीं, समय का कोई आदि अंत नहीं, कोई नियम नहीं। वो कैसा अनुभव होता है, ये कल्पना करना कठिन था, पर उसकी साथ थी। इतने दिनों तक जो कल्पना थी वो अचानक सच हो गई। गर्मी की छुट्टियों में घर आकर शची को बुखार आ गया। बुखार मामूली था, पर अमीर घर का इलाज था। डॉक्टर उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि अभी कमजोरी नहीं गई है, किसी स्वास्थ्यवर्धक जगह पर हवा बदलना यानी चेंज ऑफ एयर जरूरी है। शची के पिता ने तुरंत अपने एक दोस्त को पत्र लिखकर संताल परगना के एक छोटे से शहर में एक छोटा सा मकान तय किया। तय था कि शची अकेला जाएगा, पर अंत समय में उसने अपनी मां के सामने अनिच्छा से यह जता दिया कि बीमार शरीर में घर का कोई साथ ना हो तो मन स्थिर नहीं रहेगा। मां का मन भी नहीं माना। उन्होंने बहू सुनंदा को भी साथ भेज दिया। नदी के किनारे वो छोटा सा शहर था। लाल मिट्टी का रास्ता था। चारों ओर पलाश के वन थे। मोटर से आते समय सुनंदा खुशी से भर गई। साथ में केवल एक नौकर और एक रसोइया था। उसने धीरे से कहा, देख रहे हो, शादी के 1 साल बाद आखिरकार ये हमारा हनीमून है। आसमान की ओर देखकर शचीकांत ने हंसकर कहा, सच में? 15 दिन बाद। पिछले दिन वे एक पहाड़ पर घूमने गए थे। लौटते हुए रात हो गई थी। रास्ते की थकान के कारण सुनंदा सोई हुई थी। दोपहर तक उसकी नींद नहीं खुली। शची उठकर बाहर बरामदे की इजी चेयर पर बैठा था। नौकर ने आकर कहा, बाबू, कोयला बिल्कुल नहीं है, चाय का पानी मैं किससे गर्म करूं? भोर के आकाश को देख रहे शची का ध्यान भंग हुआ। उसने चकित होकर नौकर की ओर देखा। नौकर ने फिर कहा, बहूजी अभी उठी नहीं है, बक्सा खोलकर आप पैसे दीजिए, मैं कोयला लेकर आता हूं। ठीक उसी समय सुनंदा की नींद खुली और वो बरामदे में आई। आज सूर्योदय से पहले शची उठा था और उसने अकेले सूरज को उगते देखा था। उसे जगाया नहीं था। इसे लेकर हजारों अभिमान और शिकायतों की बात मन में लिए वो आ रही थी। शची ने कहा, सुनो, नौकर क्या कह रहा है? कोयला नहीं है, बक्सा खोलकर उसे पैसे दो। सुनंदा चाबी खोजने कमरे में गई। तकिए के नीचे, अलमारी में, मेज पर, सब जगह खोजा पर चाबी नहीं मिली। तब उसने परेशान होकर बाहर आके कहा, चाबी नहीं मिल रही है। कल आंचल में बांधकर पहाड़ पर गई थी, भाग दौड़ में शायद कहीं गिर गई है। नौकर ने कहा, तब तो मुश्किल हो गई बाबू, सुबह सुबह इस समय कोयला नहीं मिलेगा। आखिरकार संडासी से बक्से का ताला तोड़ा गया। काफी देर बाद चाय पीकर शची ने कमरे के भीतर से कहा, सुनो, ब्लेड मंगाया है? कितने दिनों से तुमसे कह रहा हूं मंगाने को, 3-4 दिन से शेव नहीं किया है। सुनंदा तब बरामदे में बैठकर बाजार का हिसाब मिला रही थी। उसे याद आया, अरे बाजार से सब सामान मंगाया था, पर ब्लेड कहना भूल गई। उसने विनती भरे स्वर में कहा, सुनो, सचमुच भूल गई हूं। शची बाहर आया और बोला, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? कुछ दिन बाद जब वकील बनकर पटना हाईकोर्ट में अलग घर बसाना होगा, तब तुम कैसी गृहिणी बनोगी? तब भी क्या संडासी से ताले तोड़ने पड़ेंगे? ओ लड़की, वो क्या कर रही हो? मोचा का दाग कीमती साड़ी पर लग रहा है, हट के बैठो। सुनंदा तब हिसाब के अंकों को मिला नहीं पा रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, 2 सेर बैंगन अगर 6 आने के हैं और 2 गोभी 5 आने की, तो शची चिढ़कर उठकर चला गया। सब्जी काटते हुए सुनंदा को याद आने लगा उस गुड फ्राइडे की पहली रात जब शची घर आए थे। तब बरामदे की लाइट बुझाकर गलियारों से घूमकर जब वो ऊपर के कमरे में गई थी,
तब वे एक मामूली ब्लेड ना होने पर ऐसे नहीं डांट सकते थे। तब 1 मिनट की देरी भी उनके लिए एक युग के समान थी। शची बरामदे की इजी चेयर पर बैठा सोच रहा था। जब वो पहली बार घर आया था तब सुनंदा से उसने वैष्णव कविता की एक पंक्ति कही थी, जहां जहां तुम्हारे अरुण चरणों के निशान पड़ते हैं वहां वहां मेरी धरणी हृदय बिछ जाती है। और आज पूरी सुबह उसने सुनंदा के साथ केवल कोयले के पैसे, बक्से की चाबी और शेविंग ब्लेड के अलावा और कोई बात ही नहीं की। नहीं, माफी मांगना जरूरी है। सुनंदा तब अपनी उंगलियों से केले के फूल, मोचा का दाग छुड़ाते हुए सोच रही थी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मेरा हनीमून। वही गोपनीय, मधुर, बाधाओं से टकराता, मिलन में असीम वो पराधीन जीवन ही मेरे लिए अच्छा है। उस थोड़े से बंधन के भीतर कितना सुख समाया था, वो ये लतिकाएं यानी सहेलियां कभी नहीं जान पाएंगी। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।